कॉर्पोरेट टैक्स के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा टैक्स का मीनिंग क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंसेस है, इन तमाम बातों को देखा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए टैक्स का एक प्रकार डायरेक्ट टैक्स है, जिसका एक प्रकार इनकम टैक्स है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। व्हाट इज़ इनकम टैक्स? ये तो हर कोई जानता है, इनकम पर दिया जाने वाला टैक्स इनकम टैक्स है। In fact, income tax is a direct tax imposed by the central government. इनकम टैक्स किस एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। किस चीज़ पे? ऑन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन, हमारे आपके जैसा व्यक्ति और कंपनी, फर्म आदि। तो इन दोनों के टोटल इनकम जो प्रीवियस ईयर में अर्न किया गया है उसके ऊपर लगाया जाता है, बशर्ते कि प्रोवाइडेड दैट द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द टैक्स फ्री लिमिट फिक्स्ड अंडर दिस इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी इनकम टैक्स एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक व्यक्ति के प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम पर लगाया जाता है निश्चित दर से, और बशर्ते उस टोटल इनकम, वह टोटल इनकम जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत टैक्स फ्री लिमिट जो फिक्स किया गया है उससे अधिक हो, अदरवाइज टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने सुना होगा कि इस बार जो है सो 5 लाख रुपीज़ तक का लिमिट कर दिया गया और उस पर टैक्स नील होगा। तो इसका मतलब है कि 5 लाख तक जो भी इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वो टैक्स फ्री हो चुके हैं, उनको टैक्स नहीं भरना है। जिनका कल प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड करेगा, तो जैसे जैसे एक्सीड करेगा तैसे उनका रेट ऑफ टैक्सेशन उन पर लगाया जाएगा। ओके, अब समझना है कि ये लगाया क्यों जाता है, इनकम टैक्स के लगाने के पीछे क्या लॉजिक है। जब इतने सारे जीएसटी के रूप में कमोडिटी टैक्स लग रहा है, सर्विस टैक्स लग रहा है, फिर इनकम पे टैक्स लगाने के पीछे मकसद क्या है? तो हम देखें कि समाज में असमानताएं बहुत अधिक हैं, है ना। समाज में असमानताएं हैं, अमीरी और गरीबी की खाई बहुत गहरी है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं है कि सामान्य आवश्यकता की भी वो पूर्ति कर सकें, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भोजन, वस्त्र और आवास है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इस खाई को पाटने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से एक प्रयास किया गया इनकम टैक्स के रूप में। इसीलिए इसका मेन मकसद, और बाकी का मकसद हो सकता है गौण रूप में, छुपा हुआ, हिडन एजेंडा, लेकिन मेन जो पर्पस है वह सबसे पहला है टू ब्रिंग इक्वलिटी इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी सामाजिक आर्थिक समानता विकास में समानता लाना, सामाजिक आर्थिक विकास में समानता, टू ब्रिंग इक्वलिटी इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही का। और दूसरा, to arrange fund या create funds required for the upliftment of ruined class of our society and for the development programs laid out by the government। सरकार के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर, रोड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि के ऊपर खर्च किया जाता है डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, है ना, उसके लिए जो फंड चाहिए होता है वह तो मकसद हर टैक्सेशन का है, लेकिन मेन इनकम टैक्स का जो मकसद है वह सामाजिक आर्थिक विकास में समानता लाना। दैट इज़ द रीजन बिहाइंड इट दैट there are provision, that is why there are provision for both excessive rate of taxation, progressive rate of taxation, as well as concession, rebates, deductions, exemptions. Both types of provisions are given under Income Tax Act 1961। कहने का मतलब है
कि जहाँ पे कम इनकम ग्रुप वाले को टैक्स से रिलैक्सेशन देना है, डिडक्शंस अलाउ करना है, कटौती छूट देनी है, एग्जेम्पशंस देने हैं, जो तुम्हारे इस इनकम पे टैक्स नहीं देना होगा तुमको। इस प्रकार से कम इनकम ग्रुप वाले को रिलैक्सेशन है, तो जहाँ जिनका इनकम बढ़ते हुए क्रम में ज़्यादा है तो उन्हें एक्स्ट्रा रेट ऑफ टैक्सेशन से भी टैक्स देना होता है, वसूल किया है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है रेट ऑफ टैक्सेशन 5% to 10%, 10% to 15%, 15% to 20% एंड 30% और एक्स्ट्रा सरचार्ज भी लगाया जाता है कभी कभी। तो ये जो बढ़ते हुए क्रम में टैक्स इनकम के समानांतर बढ़ रहा है, डिफरेंट स्लैब में बटा हुआ, वो प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन कहलाता है। इस प्रकार के प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन के पीछे मकसद है जो ज़्यादा अर्न कर रहा है उसे ज़्यादा टैक्स ले लो, और जो कम है, जो रूइंड क्लास है, उसके डेवलपमेंट पर, उसके अपलिफ्टमेंट पर खर्च करो। तो जिसको वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र प्रोवाइड करो, भोजन नहीं है फूड गारंटी की योजना के तहत फूड उपलब्ध कराओ, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो शिक्षा फ्री करो, उसके शिक्षा पे खर्च करो, ताकि वो जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो सके, है या नहीं। तो इस प्रकार से इनकम टैक्सेशन का मेन प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समानता में विकास लाना। तो आगे की बात और हम लिखेंगे। यही कारण है, सामाजिक आर्थिक समानता में विकास लाना ही कारण है जिसके वजह से इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कॉन्सेशंस की जहां व्यवस्था है वहीं एक्स्ट्रा रेट ऑफ टैक्सेशन या प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशंस की व्यवस्था है। नाउ अगर हम गौर करें तो इनकम टैक्स आय पर कर, तो इनकम टैक्स के गणना में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में दो बातें शामिल होता है। इस प्रोसेस में दो काम करने होते हैं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर को दो तरह का गणना करना पड़ता है। पहले तो वो डिटरमाइन करना जिस इनकम पे टैक्स लगना है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर हैज़ टू डिटरमाइन द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ द एसएससी या पर्सन, करदाता के कुल आय जिस पे टैक्स लगना है वो डिटरमाइन करना। एंड सेकेंड पार्ट में जो वर्क है, तो आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी देयर ऑन। अब दूसरे भाग में उस टोटल इनकम पर एक्चुअली उस करदाता के नेचर, उसका ग्रुप ऑफ इनकम, क्लास ऑफ इनकम आदि के आधार पर जो रेट अप्लीकेबल है टैक्स का, जो रिबेट अप्लीकेबल है टैक्स का आदि को लागू करते हुए कितना एक्चुअली उसको टैक्स देना चाहिए इसकी गणना की जाती है। यानी द प्रोसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉज, यानी इस दो काम को करने के लिए पहले तो डिटरमाइन करना टोटल इनकम, फिर उसके ऊपर डिटरमाइन करना टैक्स लायबिलिटी, इस दोनों काम को, दोनों प्रक्रिया को सिस्टमेटिक रूप से पूरा करने के लिए जितने सारे रूल्स, जितने सारे प्रोविजंस को कंसीडर किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन तमाम रूल्स एंड प्रोविजंस का स्रोत ये निम्न लॉज होते हैं। यानी निम्न स्रोतों से ही वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडेड होता है, कंट्रोल्ड होता है। ओके, यानी 5 जो सोर्स, जो सारे रूल्स प्रोविजंस के जन्मदाता हैं, ये 5 स्रोत हैं जिनसे सारे रूल्स एंड प्रोविजंस निकल के आते हैं, जिसका प्रयोग इनकम टैक्स असेसमेंट से लेके कलेक्शन तक के सारे कार्य किए जाते हैं, जिनके आधार पे वो 5 स्रोत में सबसे पहला तो मूल स्रोत है वह है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फर्स्ट टाइम ये लागू हुआ था, इसीलिए इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का वो ही है। उसमें जो सिचुएशन के अनुसार से, सर्कमस्टांसेस के अनुसार से, इकोनॉमिकल
स्ट्रेंथ के आधार पे चेंजेज आता है, बदलाव के आधार पे बदलाव लाया जाता है, साथ में उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो 1961 के इकोनॉमिकल पोजीशन और आज के आर्थिक स्थिति में बहुत का फ़र्क है कंट्री में, इसीलिए बार बार उसमें अमेंडमेंट होता रहता है। तो इसीलिए कहा गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इट्स अमेंडमेंट एक्ट्स। दूसरा है इनकम टैक्स रूल्स 1962। एक्ट और रूल दोनों में फ़र्क है, इसको समझना होगा। एक्ट जो है वो कानून है, कानून स्ट्रक्चरल ढांचा को, ढांचागत क्या होगा व्यवस्था, उसको भी परिभाषित करता है, और रूल्स उस ढांचागत व्यवस्था के तहत जो कार्य किए जाएंगे उसको गाइड करने वाला, कंट्रोल करने वाला, उसको रेगुलेट करने वाला नियम होते हैं। इसलिए इनकम टैक्स रूल्स 1962 एंड इट्स अमेंडमेंट, समय समय से इसमें भी सुधार लाया जाता है, बदलाव लाया जाता है, संशोधन किया जाता है, वो अमेंडमेंट रूल्स। और तीसरा जो प्रत्येक वर्ष हमारे पार्लियामेंट के द्वारा फाइनेंस बिल के रूप में बजट सेशन के अंतर्गत जो बिल पास होता है, उसमें टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड जो बिल है, जो बातें हैं, उसको भी पास कराया जाता है लागू करने के लिए वो। और चौथा जो इनकम टैक्स का गवर्निंग बॉडी है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो स्वतंत्रता, वो टाइम टू टाइम आवश्यकता अनुसार नोटिफिकेशन जारी करता है सर्कुलर में बदलाव के लिए, अपने विभागीय ऑफिशियल्स को जानकारी देने के लिए कि इस विधेयक में ये तरह का परिवर्तन लाया गया है, इस प्रकार से आप इसको इम्प्लीमेंट करें। तो गवर्नमेंट गजट एक पत्रिका होती है, उसके द्वारा वो नोटिफिकेशन सर्कुलेट कराता है। और पांचवा, अगर इनकम टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर और टैक्स पे या टैक्स पेयर्स जो है, दोनों के बीच कोई विवाद हो जाता है किसी इनकम पॉइंट पे या टैक्सेशन रेट पॉइंट पे, एग्जेम्पशन के पॉइंट पे, डिडक्शन, हम करदाता का एटीट्यूड होता है कि हम कम से कम मेरा इनकम टैक्सेबल हो, और इनकम टैक्स ऑफिसर का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल हो, कहीं गड़बड़ी ना रह जाए, जो रिलायबल है वो होना चाहिए। तो दोनों में अगर कोई तरह पॉइंट को लेके विवाद होता है और उसका निपटारा डिस्पोजल कोर्ट में होता है, तो कोर्ट जो निर्णय सुनाता है वो उसके रेफरेंस से भी लोग उसका इस्तेमाल रूल के रूप में करने लगते हैं, इसलिए वह भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रूल्स है, प्रोविजंस है। ओके, तो दीज आर द 5 सोर्सेज फ्रॉम वेयर ऑल प्रोविजंस एंड रूल्स आर कोटेड एंड यूज्ड फॉर द टैक्सेशन, tax determination and income determination purposes. Clear? Now, scope of a study. यानी हम लोगों के लिए अध्ययन का क्षेत्र इनकम टैक्स में क्या होगा, इसको जानने के लिए बहुत सहज तरीका है। आप इनकम टैक्स से 4 सवाल करें इस वर्ड से, जिसका हिंदी मीनिंग, लिटरल मीनिंग आपको क्या होता है, आय कर। तो पहला सवाल, किसके आय पर कर। दूसरा सवाल, किस आय पे कर। तीसरा सवाल, कितना कर। चौथा सवाल, किसको देना है। किसके आय पर, किस आय पर, कितना, किसको। ये 4 जो सवाल है वो पूरे इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट्स को, प्रोविजंस को कवर अप कर लेते हैं। इन चारों प्रश्न का उत्तर अगर तैयार कर लिया जाए तो इनकम टैक्स के जानकार आप कहे जाओगे। यानी इनकम टैक्स में सबसे पहला एसएससी के बारे में जानना, हु विल पे टैक्स। एसएससी जो करदाता है वही ना कर देगा,
तो करदाता किसको कहेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका भारत में क्या स्थिति होता है। चूँकि इंडिया में अर्न करने वाला केवल इंडियन ही नहीं होता, विदेशी भी होता, तो उनका क्या स्टेटस होता है, ये सब बातों को हम जानेंगे। दूसरा, एट विच इनकम, किस इनकम पे कर देगा, यानी कौन सा करदाता, कौन टैक्स पेयर अपने किस इनकम पे टैक्स देगा, किस पे नहीं देगा। अगर जिस पे देना है तो उसका टैक्सेबल इनकम कैसे निकाला जाएगा, इन तमाम बातों के बारे में कंप्लीट जाननी। सोर्स, कितने प्रकार के इनकम का स्रोत बताया गया है इनकम टैक्स में, हाँ, इनसे रिलेटेड जितने रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसेस है, इन तमाम चीज़ को जानना ये मेन है। उसके बाद हाउ मच टैक्स, कितना कर देना है। तो हाउ मच टैक्स में हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी को सीखेंगे, किस प्रोसेस से कैलकुलेट होता है। इसमें रेट ऑफ टैक्सेशन आ जाएगा, रिबेट्स आएगा, कॉन्सेशंस आएगा। ये तमाम बातों को जानते हुए करदाता के प्रकृति के अनुसार, नेचर ऑफ एसएससी को देखते हुए कौन सा रेट ऑफ टैक्सेशन उनके ऊपर लागू होगा, उनके इनकम को गौर करते हुए, नेचर ऑफ इनकम को गौर करते हुए कौन सा रेट ऑफ टैक्सेशन लागू होगा, उसके अनुसार से टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना। हाँ, और अंत में किसको देना है टैक्स, टू whom टैक्स विल हैव टू बी पेड। तो जो आयकर इनकम टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो पूरे को अधिकारी को, उनके राइट्स को, उनके ड्यूटीज़ को, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, अपीलेट कमिश्नर है, यानी सारे ढांचागत जानकारी लेना स्ट्रक्चरल टैक्स का, जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, और साथ साथ उनका राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में जाना। ये कंप्लीट सेट ऑफ आंसर फॉर दीज 4 क्वेश्चंस will be the scope of study to be made for income tax knowledge. Okay.